तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द एक्वेरियस में। मैं आपका भाई प्रशांत सोनी आपके साथ। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से जो हमारे गट और हमारे ब्रेन का जो सिग्नल होता है एक दूसरे के साथ जुड़ता है, और किस तरीके से मैंने बताया था कि ब्रेन और गट का कनेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे हमारा जब ब्रेन के अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा हो जाता है तब वो किस प्रकार से हमारे गट पर यानी कि हमारे एब्डोमेन पर दिक्कत करने लग जाता है, और उसी की वजह से फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या इवन डायरिया हो जाता है किसी को, या फिर यही सब चीज़ें लगती रहती हैं। एब्डोमिनल पेन, म्यूकस आना, बहुत सारी दिक्कतें, भूख कम हो जानी, सडनली फ्रिक्वेंटली वेट लॉस हो जाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि एक नर्व होती है, उसे हम कहते हैं वेगस नर्व, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो हमारा एक सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, माइंड में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड का ही सारा काम होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। वही बताती है कि हमें किस हाथ से लिखना है। अगर हम लिखने वाले हैं तो हाँ, हमारा हाथ राइट हैंड उठता है, तो वो सब बताती है। कब हमें चलना है, पैर कौन सा आगे बढ़ाना है, गड्ढा कब आया है रास्ते में। ये जो सडन लेने वाले डिसीजन है ना, फ्रिक्वेंटली जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, अब उठना कब है, अब खाना खाना है, 1:30 बजे खाना, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। इसलिए उसे मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड कहते हैं। तो उस ग्लैंड से हमारी वेगस नर्व जुड़ी हुई होती है यहाँ सबकॉन्शियस माइंड से, और ये वेगस नर्व यहाँ से लेके नीचे तक जाती है, जो हमारे एक एक पुर्जे के साथ जुड़ी हुई होती है। बॉडी के सडनली फ्रिक्वेंटली जितने भी पार्ट हैं हमारे बॉडी के, उनसे नर्व जुड़ी हुई होती है। और किस तरीके से ये काम करती है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है आप इसे देखिए, समझिए, फिर आप शायद समझ पाएंगे कि बेसिकली IBS क्या होता है, नवल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और न क्या कारण है जो नवल ठीक होने के बाद भी किसी का जो IBS है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और क्या मामला है उसका पीछे है कि हमारी नाभि भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन फिर भी ठीक नहीं है, डायरिया फिर भी ठीक नहीं है, भूख फिर भी नहीं लग रही है, वेट अभी भी लो का लो है, या फिर कांस्टेंट बना हुआ है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें उसी वेगस नर्व के साथ काम करती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये वाली जो वीडियो है आप ध्यान से बस ये समझ लीजिए, ये दी एंड है। इससे अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, वरना इधर आप ये भी देख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे गट के साथ जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन सी वो नर्व है, उसका क्या खेल है। अगर आप ये इस नर्व का जो खेल है ना ये समझ गए तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ समझ सकते हैं अपने बारे में कि हमारे साथ कहाँ दिक्कत हुई है और क्या चीज़ है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने चैनल पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर। वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है उसमें क्या है चीज़ें जो आपके समझने योग्य हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो जो वेगस नर्व है आपके दिक्कत दे रही है। गट ब्रेन एक्सिस का सेकंड पार्ट है ये, आप देख सकते हैं सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, पर यही आई होप लास्ट हो, ज़्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, जो हमारा गट है हमारा ब्रेन, इसे कहते हैं द मिस्टीरियस वेगस नर्व। सीधी सी बात बताऊँ तो मैं आपको 12 पेयर में ये नर्व काम कर रही है, क्रेनियल, और ये नर्व आपका इस तरीके से जा रही है, आप अगर देख सकें तो। स्टिमुलेशन, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, छोटा दिमाग कहते हैं। यहाँ से ये ना सीधी सीधी नीचे तक जा रही है आपके, और ये कहाँ कहाँ पर कनेक्ट हो रही है। हार्ट, आपके लंग्स, आपका लीवर, आपका स्टमक, आपका गट, यही दिक्कत है ना। तो ये आ गया आपका गट, कोलोन तक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी आ गई किडनी, और यही हमारा जा रहा है एनस तक, और फिर ये हमारा आ गया प्रोस्टेट, और फिर ये हमारा आ गया मेन का पार्ट, ये आ गया हमारा फीमेल का पार्ट, और ये जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी सीधी। ये 12 पेयर में ये नर्व काम कर रही है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, जिस तरीके से करते हैं ये, हाँ देखिए आप पढ़ भी सकते हैं। द नर्व पासिस थ्रू सिग्नल नेक, ट्रैवल बिटवीन द चेस्ट से जाती है, एब्डोमन तक जाती है, लोअर पार्ट तक जाती है, और ब्रेन से लेके इट इज़ कनेक्टेड मोटर फंक्शनिंग। मोटर फंक्शनिंग है, मोटर फंक्शनिंग का मतलब सीधी सी बात है
हमारी आवाज़, डायफ्राम जो हमारे सीने पर होता है, फिर स्टमक आ गया, फिर हार्ट आ गया, एंड सेंसरी फंक्शनर, सेंसर मतलब हमारे जो कान हैं सेंसरिंग करते हैं, हमारी ज़ुबान, बोथ मोटर सेंसरी फंक्शन है, और ईसोफेगस जो हमारी आहार नाल है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप जो है हमारा, उससे जुड़े। बेसिक एनाटोमी, बेसिक मतलब वर्क क्या करती है। वेगस नर्व कैरीज एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सिग्नल फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑर्गन टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है, ये एक एक्सटेंसिव रेंज होती है जो सिग्नल भेजती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और उस ऑर्गन को जो हमारे ब्रेन से। ऐसे ही मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमारा जो है वेगस नर्व सिग्नल भेजती है और डाइजेस्टिव सिग्नल से ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है, वाइस वर्सा। ये जो है इनका कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। इट इज़ एन 10th क्रैनियल नर्व है, जो मैंने बता दिया हमारे 10th पार्ट से जुड़ी हुई है, और लोअर एब्डोमन तक है, और इसे हम वंडर नर्व भी कहते हैं। एक्चुअली वंडर नर्व भी हम कहते हैं। अब आ जाता हूँ नीचे। इट प्रोवाइड मेन पैरासिटोमेटिक सप्लाई टू द हार्ट एंड स्टिमुलेट द रिड्यूसिंग द हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारा तेज़ चल रहा है या हल्का चल रहा है, ये सब देखेगी। और ये आपका देखेगा इंटेस्टाइन कैसी हैं हमारी, मतलब किस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन काम कर रही हैं, ये भी यही देखेगी, ये आप अगर देखना चाहें तो। फिर आता है क्या, एब्डोमिनल वेगल एल्फ्रेंट क्या है, इंक्लूडिंग म्यूकस, हमारा म्यूकस कितना आ रहा है ये सब देखते हैं। कीमो रिसेप्टर जो हमारा सेंसरी ऑर्गन के साथ रिसेप्टर है, वो ईसोफेगस में खाना जाता है, स्टमक में खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और सेंसर होकर लीवर, पैनक्रियाज भी इसी के साथ साथ काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं। रोल क्या है वेगस नर्व का, एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है वेगस नर्व का रोल क्या है। अगर आप देखें वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को रेगुलेट करने के लिए इसका काम है। जैसे कि कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन, हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा हार्ट रेट, हमारा रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, वैसोमोटर एक्टिविटी, सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि जैसे सडनली हम होते हैं, सच एस कफिंग, खांसी हो गई, स्नीजिंग, सोलोइंग, वॉमिटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। अब एक तरीके से अगर बात देखें तो वेगस नर्व कंट्रोल टू कंट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब वेगस नर्व जो है ना कई सारी चीज़ों को हमारे कंट्रोल करती है। किसे किसे, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्लड प्रेशर, और कोई भी इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, वो वैसा भी हो सकता है, और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, और हमारे गट की फीलिंग कैसी होनी चाहिए वो, और हमारा काम यानी कि इजी स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह को भी ये सब चीज़ें वेगस नर्व ही कंट्रोल करती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जैसे ये वेगस नर्व है, ये जा रही है इस तरीके से, देखो हमारे ये आ रही है एक पाइप, तो ये जुड़ रहा है हमारा किससे, स्टमक से। यहीं से सेकंड नर्व इसके सब पार्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसका ही सब पार्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम कर सकती है, हर एक चीज़ पे हमारा ये काम करती है। और इन्फ्लामेटरी जीआई डिसऑर्डर कैसे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, आप समझ सकते हैं इन सब इन्फ्लेमेशन को भी रोकने का काम करती है वेगस नर्व, ताकि ना हो। जितना स्ट्रेस लोगे इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगा जीआई में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो होते हैं। ये एक दूसरा डायग्राम है जिसके थ्रू समझाने की कोशिश करी है बेसिकली। ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से जो चीज़ ऊपर है वही यही है, और कोई इसमें शायद मुझे लगता नहीं कि नया है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाली बात है नहीं। फॉर एग्जांपल द पैथोजेंस एंड इंजीरियर ट्यूबरक्लोसिस, म्यूकस एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है वेगस नर्व हमारे। अब क्या होता है जब इसके साथ कोई दिक्कत हो जाती है ना, बेसिकली इसके साथ अगर कोई दिक्कत हो गई तो क्या क्या हो सकता है वेगस नर्व के अंदर, तो ये सारी डिजीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, होर्सन, इंक्रीजिंग कफिंग, खांसी ज़्यादा हो सकती है या कफ ज़्यादा जम सकता है, वॉइस, आवाज़ भी चेंज हो सकती है बंदे को, जनरल थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, थ्रॉट और नेक पेन भी हो सकता है, मुंह में या गले वगैरह में टॉन्सिल वगैरह हो सकते हैं, लिरिनेक्स, हेडेक, सर में दर्द, इंसोमिया, नींद नहीं आना, और इंडाइजेशन का इशू, हम जैसे सब आप जो हम लोग सब सेफ फेस कर रहे हैं ये सब चीज़ें, मसल मूवमेंट, नोजिया, वॉमिटिंग, इम्पायरमेंट, सेंस ऑफ टच, प्रिकलिंग एंड ट्रिंकलिंग ऑफ स्किन,
ये सब चीज़ें हैं। हाउ वेगस नर्व इफेक्ट अवर ऑर्गन, हमारे ऑर्गन को वेगस नर्व किस तरीके से इफेक्ट करती है। अगर इसके साथ हल्का सा भी कोई दिक्कत हो जाती है ना, इसके साथ बेसिकली दिक्कत होती क्यों, दिक्कत होती है हमारे सोचने से, स्ट्रेस लेने से, एंजाइटी लेने से, और इसके चक्कर में ना हमारे साथ हमारा मूड स्विंग होने लगता है। फिर ज़्यादा हम स्ट्रेस एंजाइटी कि कभी ये कभी अच्छा ये कर लूँ, अच्छा ये काम कर लूँ, ऐसा तो इसे कहते हैं मूड स्विंग, बाइपोलर हो जाता है हमारा मूड। और इसके साथ फिर जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तब क्या होता है, इस नर्व के साथ अफेक्ट कैसे करती है, डिक्रीज़ हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। ब्रेन में क्या हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और अपोजिट सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स और टू स्ट्रेस। किस तरीके से सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स, मतलब कि कभी कोई मूड हो गया हमारा, कभी कोई मूड हो गया। बेसिकली मैंने बताया ना कि हम शांत बैठे हैं तो हम रो रहे हैं, या फिर उदास बैठे हैं, कोई आया हमसे चलो यार खेलने चलते हैं तो खेलने चलेगा, फिर हम अकेले बैठे तो हम उदास हो गए, या फिर कोई गाना सुना, गाना तो हैप्पीनेस का है लेकिन हम खुश होते होते बाद में यार अफसोस करने लगे, अरे यार ये क्या हो गया, तो मूड स्विंग होने लगता है। लीवर को रेगुलेट करता है, किस लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, ताकि ग्लूकोज सिक्रेशन सही होने लगे लीवर के अंदर। ये सब चीज़ें हैं। हमारे माउथ में टेस्ट का फॉर्मेशन ये सब करता है कि टेस्ट कैसा है, हम कहते हैं मीठा क्या है और खट्टा क्या है, ये सब चीज़ें। ब्लड वेसल्स को कंट्रोल रखता है ताकि ब्लड के क्लॉट ना बने, जिससे हार्ट अटैक पड़ने की दिक्कत रहती है, ब्लड के क्लॉट ना बने, ये समझ सकते हैं आप। और गट के अंदर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे एमाइलेज और लाइपेज और पेप्सिन, रेनिन जो होता है, जो हमारे मतलब के एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को, उसमें। और स्टमक एसिडिटी को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे रेगुलेट भी यही करता है। इन्फ्लेमेशन की अगर बात बताना तो एंटी इन्फ्लेमेशन और सप्रेस इन्फ्लेमेशन, एक अच्छा वाला इन्फ्लेशन और बुरा वाला इन्फ्लेशन दोनों को ही रेगुलेट करता है। बुरा वाला इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है बंदे को, जिससे अल्सर बन जाते हैं पेट के अंदर। वो ये आया है इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज काउजेज द कार्डिनल क्लिनिक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन इंक्लूडिंग। इन्फ्लेमेशन अगर होता तो क्या हो सकता है, हीट भी हो सकती है, मतलब कि ज़्यादा गैस भरना या जलन अगर होना, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है, पेन भी हो सकता है, और रेडनेस यानी कि रेडिश भी हो सकती है, चिकत्ते उठ जाना जैसे स्कैबीज वगैरह कहते हैं, एलर्जी वगैरह को, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। फर्दर अगर लास्ट में एक और बात कहें तो हार्ड वायर्स कनेक्शन होता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड हमारे इम्यून सिस्टम में। हार्ड वायर मतलब कि बहुत खतरनाक वाला कनेक्शन होता है हमारे गट में और हमारे नर्वस सिस्टम में, जिस तरीके से ये वेगस नर्व काम करती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको और बता देता हूँ। VNPS, वेगस नर्व रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पैथोसाइकोलॉजी, IBD, इन्फ्लेमेशन, बोबल डिजीज कंप्राइजेज मेनली 2 डिसऑर्डर। इसमें सीधी सी बात करी गई है कि 2 तरह के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, जो हम किसी को भी हो सकता है बेसिकली, तो ज़्यादा हम स्ट्रेस वगैरह ले सकते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, वेट लॉस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल स्किन इश्यूज़, और फिर आता है, ये भी सब इनके ही सिम्टम है। फिर आता है डायरिया। ये कुछ रिपोर्टें थी कि 1.5 मिलियन पीपल इन सब से ये हैं, अफेक्टेड हैं, और ये सब चीज़ें। अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे क्या है मामला। पॉजिटिव इन्फ्लेमेशन क्या है, हाइपोथेरेपी आप करा सकते हैं, इससे ठीक हो सकता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं। ये स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने योगा, मेडिसन या वगैरह करता, IBD अलग होता। IBD बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस, लास्ट डिजीज होती है IBS की, वो चला जाता है। एक होता है IBS-C, IBS-D, एंड लास्ट में हो जाता है IBD जब हो जाता है ना तो बंदा मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है IBD में बंदे को। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली स्थिति है, यहाँ से फिर मतलब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, फिर सीधा मतलब पॉटी तो आती है लेकिन स्टूल के साथ फिर सीधा ब्लड ही ब्लड आता रहता है, तो IBD वाली स्थिति हो जाती है, वो अलग है। लेकिन इसमें ये भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो वेगस नर्व के कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, तो इसमें टेस्ट में पाया गया कि जो लोग हाइपोथेरेपी या फिर मेडिटेशन या योगा वगैरह कर रहे हैं तो उनमें क्या हुआ है, एक रिलैक्सेशन देखने को मिली है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ IBD, मतलब उन लोगों के अगेंस्ट में जो योगा वगैरह नहीं करते थे। तो ये बात करी गई है जिसमें मतलब कि ये सब चीज़ें होकर उनके एंजाइटी लेवल कम हुआ है, इम्प्रूवमेंट भी हुआ है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो रिपोर्ट हुई है वो।
कंक्लूजन की अगर बात करें तो क्या है, वेगस नर्व वेगस नर्व जो है एसेंशियल पार्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गट ब्रेन एक्सिस का, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए कर सकता है, मॉड्यूलेटिंग करने में, किस है, इन्फ्लामेशन को, इंटेस्टाइनल होमोस्टेसिस को, और रेगुलेट करता है हमारे फूड के इनटेक को, किस तरीके से हम लेते हैं, उसे पचाते हैं और एनर्जी हम ट्रांसफ़र करते हैं उस तरीके से। तो वेगस नर्व का ही सारा काम है। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो ये नस ना हिलने लगती है बहुत बुरी तरीके से, और जब ये हिलती है ना ये हमारा पूरा तरीका हिलाती है, जैसे दिमाग ख़राब होते हैं ना, पेट खराब होना शुरू हो जाता है बंदे का। इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड वेगस नर्व सेल इज़ वेल नोन, सभी जानते हैं कि हाँ भाई हाँ, दो ही बातें हैं कि अब तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या है दिक्कत क्या है। मोर एवर वेगस नर्व प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द पैथोजेनिस साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। आप समझ सकते हैं, वही वाली बात आ गई जो मैं पहले ही बता रहा था कि अगर नवल ठीक होने के बाद भी किसी की दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर आप ये ऐसा ना समझें कि यार हम तो सारा अपना डेली का काम कर रहे हैं और सब चीज़ें हम कर रहे हैं, हिसाब किताब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, नींद भी हमें ठीक आ रही है, हमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैसे हो सकता है। नहीं, हम सारा सिम्टम्स दैट आर करेक्टराइज स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। साइक्रोट्रोपिक ड्रग्स ले लिया है किसी ने, ये बहुत आगे देखिए, मैंने पिछली बार बताया था ना, सेरोटोनिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को, हैप्पीनेस हार्मोन जो होता है जो हमारा डाइजेशन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। रीअपटेक हो गया यानी कि ज़्यादा उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई सेरोटोनिन में, वो बोथ हैव बीन इफेक्ट, या तो स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस भी हो सकता है, या फिर हमारे सेरोटोनिन, ये दो जो डबल एस है, स्ट्रेस और हमारा ये सेरोटोनिन, इन दोनों के साथ स्ट्रेस बढ़ेगा, सेरोटोनिन तो हैप्पीनेस हार्मोन है तो सेरोटोनिन घटेगा। सेरोटोनिन अगर अच्छा नहीं है तो डाइजेशन सिस्टम हमारा वैसे ही वॉर्स हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम हमारा बेकार होना शुरू हो जाएगा और मामला बहुत ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स हैं जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकते। जो लोग कहते हैं कि अश्वगंधा यूज़ होता है, क्या करता है या नहीं करता है, तो हाँ भाई, अश्वगंधा अपना काम करता है, अश्वगंधा आप खा सकते हैं। बाकी ये मिल्की ओट हैं, हॉली बेसल, आप इनका हिंदी में भी नाम सर्च कर सकते हैं। ये आप अगर यूज़ करेंगे तो आपका वेगस नर्व जो है अच्छी काम करेगी। अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत डाल के, यानी कि 1 ग्राम थोड़ा बहुत रात को दूध वगैरह में उसे गर्म करके वो सो के पी जाएँ, 15-20 दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है अश्वगंधा का। कैसे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन अपनी ठीक कर सकते हैं, अब आयुर्वेदिक के थ्रू भी हम अपना नर्वस सिस्टम ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं। योगा में क्या, सूर्य नमस्कार, 12 आसन हो जाते हैं एक ही बार में, 12 आसन, ये है 12 आसन हो जाते हैं। आप ये सब चीज़ें, ये आपको स्ट्रेंथ भी देगा, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करेगा, और यही सब चीज़ें हैं, हेल्दी भी रखेगा। नोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि नोज़ ब्रीदिंग मतलब कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉडी को भी ठीक करेगा, माइंड को और आपको स्पोर्ट्सली भी ठीक रखेगा, एक्टिवेटिंग रखेगा आपको। नेचर थेरेपी भी ले सकते हैं, नेचर थेरेपी भी काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि आयुर्वेद में पंचकर्मा है, काफ़ी है, लेकिन कुछ लोग उसे बहुत महंगी देते हैं, पता नहीं कहाँ मिलेगी सस्ती है, तो आप खुद देख लेना। पंचकर्मा इज़ वेरी इफेक्टिव। डेली मसाज करा सकते हैं, ऑयल की मसाज करा सकते हैं, अपनी स्किन की कर सकते हैं, और थोड़ा आप ऊपर उसके लिए क्या कहते हैं, सरसों का तेल की, मस्टर्ड ऑयल की मालिश कर सकते हैं। अपनी पिंडलियों की बेसिकली आप मालिश कर लें तो बहुत अच्छी बात है। पेट की मालिश मत कर लेना बस, जैसे कुछ लोग पेट की मालिश कर लेते हैं ना, ऑयल से सोचे ना भी आ जाएगी, उसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। पिंडलियों की मालिश करनी है, पेट वेट पे कोई ऑयल पुलिंग नहीं करना है। ये देखिए, मैंने खुद ही अलग से मेंशन भी कर दिया था कि डोंट मसाज योर एब्डोमेन, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने पेट की मालिश नहीं करवाएं, मालिश करवाएंगे तो मसल्स जो हैं ख़राब हो जाएंगी, फिर ठीक होने के चांसेस लेस देन 10% हैं, लेस देन 10% चांसेस हैं ठीक होने के, इसलिए डोंट मसाज योर एब्डोमेन, आप समझ सकते हैं। गोले के तेल से अपने मतलब कंधों वंधों की, शोल्डर की या बैक की लगा लें नहाने के बाद, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सीजनल फूड हैं वो आप खा सकते हैं, जो आज में हाई प्रोटीन फूड वगैरह होते हैं विंटर में, समर में, वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। एक पपीता वगैरह से बचना, क्योंकि पपीता अगर आप खाएंगे ना, इवन आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया है, वो ना आपकी मूवमेंट बढ़ा देगा इंटेस्टाइन की, तो फिर आप या तो फिर बहुत तेज जाएंगे, फिर आपको दोनों में ही दिक्कत है, क्योंकि फिर मामला बहुत, कॉन्स्टिपेशन वाले का फिर जो स्टूल है ना बहुत खिंच के आएगा, तो फिर उसमें कोलोन छिलने की ज़्यादा वो रहते हैं चांसेस, और फिर डायरिया वाला तो बेचारा वैसे ही परेशान है, 4-5 बार जाता है तो उसे और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो 10-10 बार जाने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं।
और फिर आ सकते हैं फिर ये ईटिंग रिलैक्स, आराम से खाना खाएं, वो तो सभी कहते हैं सब चीज़ें, बिग बंच ईटिंग, बिग बंच, ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। स्लीप अर्ली और राइज अर्ली, सब कहने वाली बात है भाई, पूरी नींद लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप 3 बजे सो रहे हो, रात के 2 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, आराम से सो जाओ 11-12 बजे तक, गर्मियों का टाइम है, और सुबह को उठ जाओ कम से कम 7 से, सीधी सी बात है 7 से 8 घंटे की नींद ले लो, इतनी आपने ले ली कभी भी ले लो, वो सब चीज़ें हैं। नेचुरल टेक्निक मैंने अपनी तरफ से लगाया था कि नेचुरल टेक्निक क्या है जिस तरीके से आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, जिम कर सकते हो। अब आप कहोगे कि यार नाभि उतरी हुई है जिम करने को कह रहा है, तो भाई जब नाभि ठीक हो जाए, मैंने तब बताया था कि वेगस नर्व का रोल तब है जब आपकी नाभि ठीक है, तब भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तब जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, म्यूज़िक सुन सकते हो, अपनी मनपसंद, सीधी सी बात है, अपनी मनपसंद हर एक चीज़ दो। और मन को शांत करने के लिए चैरिटी यानी कि दान कर सकते हो। दान ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि हाँ हमने दान करा है। किसी को पैसे देने हैं तो देख के दीजिए कि आपने पैसा किस तरीके से दिया है। अगर उस पैसे का उसने नशा कर लिया तो आपका दान भी नशे में चला गया कि आपने नशा करने के लिए पैसे दिए। किसी को दवाई चाहिए, आपने दवाई दिलवा दी, किसी के बच्चे को खाना चाहिए तो खाना दे दिया। तो इस तरीके से, ये ना कि हमारे पास टाइम नहीं था हमने पैसे दे दिए, पैसे देने हैं तो देख के दो। अगर उसने आपके पैसे का नशा कर लिया तो बस मामला ख़राब है फिर, तो दान को आपने फिर। और नेचुरल टेक्निक जो पहले ही हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, डीप स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं, थॉटफुल मेडिटेशन भी कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, म्यूज़िक सुनो, डांसिंग वगैरह, हंसने की, जो पार्क में जाकर सुबह सुबह हंसते हैं ना, वो अपनी वेगस नर्व को ठीक रखते हैं। और ये सिंगिंग कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें हैं, योगा है, ये चीज़ अगर आपने कर ली तो ठीक है। और कुकिंग है, काफ़ी गाइडलाइन है, कुकिंग भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग, सैलोइंग, ये वही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबा मैटर है। मैं इसकी PDF डाल दूँगा, बेसिकली आप देख सकते हैं। कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि उन्हें ना वेगस नर्व की वजह से एपिलेप्सी की दिक्कत भी पड़ती है। एंजाइटी के अटैक तो पड़ते हैं, लेकिन एपिलेप्सी की, मतलब कि उनका मूड में इम्प्रूवमेंट भी आई है। मतलब कि एपिलेप्सी जिन लोगों को हो जाता है उसमें वेगस नर्व का भी रोल होता है, वेगस नर्व का भी रोल होता है, और इम्प्रूवमेंट वगैरह हो जाता है। और अलर्टनेस, मेमोरी और कॉग्निटिव सिग्नल, और ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं ये सब डाल दूँगा, इसकी PDF मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप आराम से ये भी देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आप समझ जाइए। अगर आपकी नाभि अपनी जगह नहीं है, या फिर नाभि आपकी जगह है, सबसे मेन जो दिक्कत है, जो लोग नाभि को मानते हैं, स्पेशली देखो मेरी अगर बात करी जाए तो मैं तो भाई देखो नाभि को मानता हूँ, लेकिन कोई मुझसे ये कहे कि केवल ओनली नाभि का इशू है, तो कुछ ये मैंने वाले पेशेंट भी देखे हैं जिनके नाभि ठीक होते ठीक हो गया। मैंने वो पेशेंट भी देखे हैं जिनकी नाभि ठीक होने के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हुई है, बस जो पेन है एब्डोमेन में, अनकम्फर्ट है, भूख लगनी है लेकिन डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने वो पेशेंट भी देख रहे हैं। मैं टाइप 2 में आता हूँ, जिसकी नाभि ठीक है लेकिन डाइजेशन फिर भी इतनी तरीके से ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये साइकेट्रिक इशू भी है, और साइकेट्रिक ही इसे ठीक कर सकता है। आप पहले अपनी नाभि ठीक कराइए। नाभि ठीक कैसे करानी है वो मैंने बता दिया था आपको, दूसरी मेरी फर्दर वीडियो देख सकते हैं। उस तरीके से आप नाभि अपनी ठीक कराएं, और ये सब चीज़ें हैं, बस और कुछ नहीं है इस वीडियो में। वेगस नर्व के बारे में मुझे बताना था, ये मैं आपको बता दिया, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था मिस्टीरियस वेगस नर्व। यूट्यूब पे कोई इसके बारे में बात नहीं करता, बहुत बड़े बड़े जो ठीक हो चुके हैं वो आपसे पैसा बना रहे हैं, ये क्या कि भाई हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे। तो आप कुछ मत करिए। आपको अगर IBS है, IBS C है, D है, या यानी कोई भी दिक्कत वाली बात है, डाइजेशन से रिलेटेड म्यूकस वगैरह आ रहा है, तो आप कहीं मत जाइए। अगर आपकी नाभि ठीक है तो आप, सीधी सी बात है, आपसे एक साइकेट्रिक को दिखाइए। हीट रीड वेल, आप ये ना सोचें कि हम तो अपना सारा काम ठीक कर रहे हैं तो हमें साइकेट्रिक की क्या ज़रूरत है। आपको साइकेट्रिक की ज़रूरत है, ये आप माने ना माने। अब मान लो तो अच्छी बात है, बाद में मानोगे तो दिक्कत है। इतना समय निकाल दिया, कुछ नहीं उखड़ा, अब खुद देख लो कि कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। मैं बस केवल वीडियो बना सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, समझा सकता हूँ आपको। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, तमाम ज़िंदगी फ्री है। यह बस मेरी दुआ यही है कि आप सब इस चीज़ से निकल जाएं, परेशानी से, और किसी के बहकावे में ना आए, ना किसी को पैसे दें। पैसे हमेशा एक डॉक्टर को दें, इसके बाद सर्टिफाइड डिग्री है। और कोई अगर आपको बीच में ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत भी होती है तो कम से कम वो डॉक्टर जिम्मेदार तो होगा। आप अगर किसी यूट्यूब पर देखकर किसी भी चैनल वाले को
पैसे देने लगेंगे IBS के लिए, तो वो आपको अगर बीच में कोई दिक्कत होती है या फिर मानिए कोई दवाई आपको बहुत साइड इफ़ेक्ट कर गई, तो वो लाइबल नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक MBBS डॉक्टर ही लाइबल है आपके ऊपर। MBBS डॉक्टर की जिम्मेदारी है, किसी अरे गहरे की जिम्मेदारी नहीं है, जिस पे कोई डिग्री नहीं है, बस वो केवल एक पेशेंट था तो आपको ट्रीट करने लगा। तो यही सब चीज़ें, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बी काम एंड हैप्पी, नेवर regret for anything, life is a universal, up and downs comes and out, one day you will be shine and you're enjoy the joy of life. Thank you so much.